पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। वैज्ञानिक विधि से पॉली हाउस में झरबेरा की खेती भाग 1। भिंडी की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। आज के समय में पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती काफी लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रही है। अतः जो किसान इस समय झरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस में झरबेरा की खेती किस प्रकार से करें, इस हेतु जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत न हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो, वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30%,
तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है, जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पॉली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है वो बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय फसल में विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है। अतः किसान भाइयों किस प्रकार करें आप भिंडी की फसल में समन्वित कीट व रोगों का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर BL रोत। भिंडी की बुआई जिसने 1-1.5 महीने पहले करी थी उनके अभी फल आने लगे हैं और कई किसानों के अभी कहीं कहीं समस्या भी आ रही है कि इसमें पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं या रस चूसने वाले कीड़े उसमें लग रहे हैं और पत्तियों में कहीं छेद हो रहे हैं। तो मेरा काश्तकार भाइयों से सुझाव है कि इसमें जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उसमें तो हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है और ये जो मुख्य रूप से जो ये कीड़े जो हैं वो भिंडी में रस चूसते हैं। और जो वायरल जो बीमारी है जो अपने जो पीला मोजेक रोग आता है इसमें पत्तियों पे चकते बन जाते हैं पीले पीले और इसमें पत्तियां सिकुड़ के कड़क हो जाती है। और ये बीमारी हरा तेला और ये सफ़ेद मक्खी जो है वो रोगी पौधे से रस चूस के और जो बढ़िया पौधे स्वस्थ पौधे खेत में दूसरे हैं हेल्दी पौधे उनके ऊपर इस वायरस को ट्रांसमिट कर देती है। ये वेक्टर जो हैं वो बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो इसलिए वायरल बीमारी का अभी तक डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन रस चूसने वाले कीड़ों को वेक्टर्स को यदि अपन उस पर कंट्रोल कर लेते हैं समय रहते तो ये बीमारी इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अभी जो महीने भर की 1.5 महीने की जो फसल हो गई है तो एक पीले कलर की जो येलो स्ट्रिप जो कहते हैं येलो स्ट्रिप खेत में सेंटर में लगा दें और इसमें एक खेत में 4-5 येलो स्ट्रिप लगा दें 1 बीघे के खेत में। और इसमें जो अपना पुराना ग्रीस आता है और उसको पीले कलर की स्ट्रिप के दोनों तरफ लगा दें और ग्रीस लगाने के बाद या R&D का तेल पड़ा है तो उसको भी लगा सकते हैं हम, जो चिकनाई वाली चीज़। जो येलो स्ट्रिप आपने खेत में लगा दिया है तो इससे क्या है कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका क्या नेचर होता है कि ये येलो कलर की और पीले कलर की ओर देख के आकर्षित होते हैं और ये अट्रैक्ट होके उस पीली स्ट्रिप की तरफ दौड़ के आ जाते हैं। तो यदि एक खेत से दूसरे खेत में ये जो रस चूसक जो कीड़े हैं इधर उधर उड़ते रहते हैं तो यदि पीले कलर की स्ट्रिप इनको दूर से दिखेगी तो वो पहले इस पे येलो स्ट्रिप पे जाके की तरफ दौड़ेंगे आकर्षित होके। तो येलो स्ट्रिप पे जाएंगे तो अपन ने यदि उसमें क्या होगा कि इसमें जो ग्रीस लगा रखा है अपने पतली लेयर लगा रखी है बिल्कुल दोनों तरफ, तो उस येलो स्ट्रिप पे जाके चिपक जाएंगे तो अपनी फसल पे नहीं बैठेंगे। तो अपना यही उद्देश्य है अपनी फसल को कैसे भी उसको बचाना है। यदि येलो स्ट्रिप ये लगा के रखते हैं और ये रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो इस पे आगे चिपक जाते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित बच सकती है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं अपन की ज़्यादा समस्या है फूल आने से पहले तो एसिटामिप्रिड जो दवाई आती है उसका 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना के उसका स्प्रे करें, या फिर इमिडाक्लोपिड दवाई आती है तो उसका 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में के हिसाब से घोल बना के शाम के समय स्प्रे करें। सवेरे के समय इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कभी भी नहीं करें किसान भाइयों, क्योंकि इमिडाक्लोपिड सवेरे के समय स्प्रे करने से मॉर्निंग आवर्स में जो मधुमक्खियाँ वगैरह जो है लाभदायक जो कीड़े हैं वो मॉर्निंग आवर्स में मकरंद लेने के लिए उस भिंडी में भी पीले फूल आते हैं उस पर आके बैठते हैं। और यदि अपन ने इमिडा का स्प्रे किया तो मधुमक्खी वगैरह का मरने का, नाश होने का या जो लाभदायक जो इंसेक्ट हैं उनको भी नुकसान का खतरा रहता है। दूसरा एक ध्यान में रखें कि सावधानियां क्या क्या रखनी है अपने को इसमें। ये जो पीले कलर के जो पौधे कहीं दिखाई दें आपको खेत में तो शुरू में ये बीमारी कुछ पौधों में ही आती है, पूरे खेत में नहीं आती एक साथ। तो जहाँ कहीं पीले पौधे आपको दिखें, पीली पत्तियां होने लगें तो उनको उस पौधों को तुरंत ही उखाड़ के कहीं खड्डे में दबा दें। तो जो रस चूसने वाले कीड़े जो फैलते हैं उसका मुख्य कारण एक दूसरा ये भी है कि खेत में खरपतवार वगैरह चारा वगैरह जो उग गया है उनको समय रहते गुड़ाई करके उनको डालें। यदि आपने खरपतवार वगैरह समय पर नहीं हटाए हैं तो भी ये कीड़ों का प्रकोप फसल में बढ़ जाता है। और इसमें जो बुआई जो की है आपने थोड़ी सी इसमें क्या दूरी कम रखी है, यदि कम से कम, क्योंकि हाइब्रिड भिंडी है इसमें कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें तो आपके कीड़ों का प्रकोप कम से कम होगा इसमें। किसान भाइयों जो जैविक कीट नियंत्रण के तरीकों में एक सबसे कारगर जो उपाय है वो है फेरोमोन ट्रैप। तो फेरोमोन ट्रैप क्या होता है कि ये जो ट्रैप है उसमें ढक्कन लगता है ऊपर से, इसमें जो लेयर लगता है, जो लेयर है इरविट लेयर जो भिंडी के लिए अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कीड़ों के हिसाब से अलग अलग लेयर आते हैं। और इसी प्रकार भिंडी में जैसे ये जो फल छेदक या जो तना छेदक कीड़ा आता है उसके लिए इरविट लेयर काम में लेते हैं। तो ये जो लेयर है इसको इस थैली में 2 लेयर का पैकिंग आता है ये, और इसकी कॉस्ट करीब 60 रुपये आती है दोनों ट्यूब की, इस लेयर की जो सेट की, और करीब 25 से 30 रुपये इस फेरोमोन ट्रैप की आती है। मतलब 100 रुपये का खर्चा है खाली ये। इसमें जो लेयर लगाते हैं ये इसे यहाँ से थैली में से आपने निकाल लिया, तो इसको निकालने के बाद इस ढक्कन में इस तरह से फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद इस ढक्कन को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसमें 3 बातें मुख्य हैं, एक तो कब लगाना है और कैसे लगाना है और क्यों लगाना है। तो जब भिंडी में फूल आने लगे उससे पूर्व की अवस्था में, जैसे अपने भिंडी की फसल महीने भर की 1.5 महीने की होने जा रही है, उस अवस्था में इस फेरोमोन ट्रैप को अपने को खेत में लगाना होता है, क्योंकि जो फल छेदक कीड़े हैं जो वो अपने फूल आने के बाद ही जब भिंडी लगती है उस समय ज़्यादा अटैक करते हैं। तो उस पीरियड में जैसे भिंडी की फसल 1-1.5 महीने की हो जाती है उस समय ये फेरोमोन ट्रैप अपने को खेत में लटकाना होता है। और उसकी ये ध्यान में रखना है कि जो फसल लगी हुई है उससे 2 फीट ऊंचाई पे लगाते हैं इसको,
2 से 2.5 फीट ऊंचाई पे एक लकड़ी से बांध के इसको खेत में लटका देते हैं। तो इसकी क्वांटिटी ये है कि इसका एक फेरोमोन ट्रैप जो लगाते हैं अपन भिंडी में जो 50 वर्ग मीटर इस तक इसका एरिया कवर करता है, यानी 1 बीघे के लिए एक फेरोमोन ट्रैप पर्याप्त है। ये जो लेयर लगाया है उसमें मादा यानी नारी की खुशबू आती है इस लेयर से, और जो नर जो कीड़े हैं उसी फैमिली के जो नर जो कीड़े हैं उसी स्पीसीज के, वो जो भिंडी में जो लगने वाले नर जो कीड़े हैं वो आसपास 150 वर्ग फीट एरिया से आकर इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होके और इस थैली में आके फंस जाते हैं। जब नर इसमें आके फंस गए तो इनका फीमेल से कांटेक्ट नहीं होगा, और फीमेल से कांटेक्ट नहीं होगा तो इनका जो लाइफ साइकिल जैसे है कि फीमेल से कांटेक्ट होगा, मैटिंग होगी तो अंडा बनेगा, अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा से ही पीपा और फिर एडल्ट बनता है। तो ये जो तो अंडा नहीं बनेगा तो इल्ली नहीं बनेगी और अपने फसल जो है वो कीड़ों से बच जाएगी। ये सबसे कारगर उपाय है। इसकी जो इफेक्टिविटी जो है वो अलग अलग लेयर की अलग अलग है। जैसे भिंडी में जो अपन ने लेयर लगा ली, एक लेयर की जो की इफेक्टिविटी है वो 2 महीने है, 60 दिन। तो 60 दिन में जैसे 2 का एक सेट आता है 60 रुपये का, तो ये जो 60 दिन में आपने एक ट्यूब लगा दी है लेयर, जो इसको निकाल लेना 2 महीने बाद, और जो सेकंड अपने पास पैक पड़ी है उसको अपने को खेत में लगा देना है। तो ये अगले 2 महीने तक इसका इफेक्ट रहेगा, यानी 4 महीने तक भिंडी की फसल आपके फूल होने के बाद 4 महीने में भिंडी की फसल भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक ही सेट से काम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें, और अपने फसल जो है वो कीड़ों से 100% बच जाएगी। लेकिन यदि फल छेदक कीट पड़ गए हैं, मान लो आप उस समय पे नहीं लगा पाए हैं फेरोमोन ट्रैप, और यदि इसमें भिंडी में फल छेदक कीट पड़ गए हैं तो उसके लिए फिर आप एसीफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से गोल बना के इसका छिड़काव करना है। 1 हेक्टर में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर के हिसाब से लगाते। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सूकरों का आवास एवं आहार प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अगर सूकर पालन व्यवसाय की बात की जाए तो यह व्यवसाय हमारे राज्य में बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो कि लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। परंतु इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब सूकरों की देखभाल एवं आहार व आवास प्रबंधन अच्छी प्रकार से करें, क्योंकि अगर सूकर का आहार व आवास प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनके शारीरिक वजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः सूकरों के आहार व आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार। आवास ऐसे जगह पर हो कि खुला वातावरण रहे, जमीन कुछ ऊंचाई पर हो, और जो उसका मकान बनाया जाता है उसमें 1/3 भाग बंद और 2/3 भाग खुला होना चाहिए। खुला भाग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूकरों का आदत है कि बाहर रहने के लिए, और यदि खुला भाग बाहर आप बनाते हैं तो आपको उसको खर्च भी माने कि बहुत कम पड़ता है। घर की ऊंचाई जो है 7 से 8 फीट होना चाहिए पीछे साइड में, और आगे 6 से 7 फीट ऊंचाई रखे, और जो उसका बाउंड्री बीच 2 घरों के बीच की जो पार्टीशन वाल है उस शायद 3 फीट से ज़्यादा मत दीजिए। वो भी दीवार आपको मात्र 5 इंच का देना है। हमारे किसान अधिकतर 10 इंच का जो दीवार दे देते हैं उसमें बहुत उनको खर्च काफ़ी बढ़ जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दीवार 5 इंच का दे, लेकिन उसको प्लास्टर कर दें। और जो ज़मीन है, ज़मीन एकदम ढालू नुमा होना चाहिए। आगे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी पेशाब या पानी हो, कोई यदि सफाई नहीं भी करे तो जो गेट बना हुआ गेट के पास आ जाए। तो बल्कि अब यदि 20 फीट का आपका चौड़ा बाहरी और भीतरी लेकर के आता है तो पीछे से लेकर यहाँ तक करीब 10 से 15 फीट ढालू नुमा होना चाहिए, और ज़मीन को एकदम ढलाई कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सूरों का आदत है कि अब अपने घर में पखाना नहीं करना चाहता है, वो बाहर पखाना करता है। तो जो आपका पानी का नाद है, एक साइड में दरवाज़ा रहे तो उसके अपोजिट साइड में पानी का होना चाहिए, और पानी देने के लिए बाहर से होना चाहिए। और खाने के लिए आपको अलग से नाद बनाने की जरूरत नहीं है। जो ज़मीन है आपका पक्का ज़मीन है वो उसी पर दे दें। तो मोटा मोटी आपको 200 स्क्वायर फीट का ज़मीन जो घर बनाते हैं तो उसमें बड़े सूअर यदि रखते हैं तो करीब
आपको 7 से 10 सुअर रख सकते हैं जो कि प्रजनन युक्त है। और यदि मीट पर्पज़ के लिए, फैटनिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं तो उसमें 10 से 15 रख सकते हैं। वो पर्पज़ पर डिपेंड करेगा किस पर्पज़ के लिए आप रख रहे हैं। लेकिन जब सुकरी बच्चा देने का टाइम आ जाए तो कम से कम बच्चा देने के करीब 7 से 10 दिन पहले उसको फ्रेम पेन प्रसूति गृह में ले जाना चाहिए। प्रसूति गृह अलग तरह का बना होता है। प्रसूति गृह ऐसा होता है कि उसमें एक गार्ड रेल होता है। सुकरियों का आदत है कि दीवार से सट के बैठने के लिए, और जब दीवार से सट के बैठती है तो दीवार और के बीच में बच्चे दब करके काफ़ी मर जाते हैं। तब उससे हम लोग देखेंगे कि 10% मृत्यु दर उससे बढ़ जाती है। और गार्ड रेल का एक लोहे का पाइप है जो कि ज़मीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच छोड़ करके बनाना चाहिए। ज़्यादा भी स्पेस देंगे तो सॉरी उसमें बैठ जाएगी, तो उससे आपका मृत्यु दर काफ़ी रोका जा सकता है। और बहुत से किसान हैं कि झुंड में सुअर रखते हैं और बच्चा उसमें दे देती है, उसमें बहुत सा मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा रखना है कि बच्चा देते समय एक घर में एक ही सुकरी रखे। और जो आगे नाली है, नाली को ढालनुमा बना दीजिए, बाहर निकल जाएगा आपको। और जहाँ अंत होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोद दीजिए कि आपके जितने मल मूत्र है उसमें जमा रहे। और बगल में यदि पेड़ की व्यवस्था है तो पेड़ लगा दीजिए कि पेड़ में होगा तो आपको माने उसे पत्ते को सुअर खाएंगे भी, और गर्मी के दिन में वो छायादार का काम करेगा। और ये तो आपका आवास का हो गया है। दूसरा है कि खान पान का। तो सुकरों में अधिक जो खर्च पड़ता है, कहीं 75 से 80% खान पान भी पड़ता है। तो इसको जितना हम सस्ता करेंगे उतना हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, गांव में बहुत सा उपलब्ध है होटल वेस्ट, तो 100% होटल वेस्ट पे भी रख सकते हैं। हम लोग इस पर शोध किए हैं और पाए हैं कि यदि होटल वेस्ट पर हम सुकरों को रखते हैं तो एक वर्ष में करीब 130 केजी वजन हो जाता है, और यदि दाने पर रखते हैं तो मात्र 100 केजी होता है। तो उससे हमको सस्ता भी हो जाता है और जानवर भी स्वस्थ हो जाता है। और जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं उनको तो होटल वेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है कि जो घास है आसानी से उपलब्ध है उससे हम 1/3 दाना का बचत कर सकते हैं। और घास देने से देखिए फ़ायदा क्या होता है कि घास में हमको मिनरल मिक्सचर, विटामिन नेचुरल मिल जाता है। जो कंसनट्रेट फीड बनाते हैं, संतुलित आहार जो बनाते हैं, दाना, मकई, चोकर, खली मिला करके, तो उसमें हमको मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी घास से हमको मिनरल मिक्सचर में मिल जाता है अपना। तो 1/3 दाना आपको उससे बच जाएगा। बाकी जो इतने माने कि जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको दे सकते हैं, फ्रूट का वेस्ट है। और देहाती क्षेत्र में बहुत इसका उगता है, बहुत माने लोग फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये गांव में बहुत सा जो ये हड़िया बनाते हैं, यदि बना रहे हैं तब वो भी सुअर के लिए बहुत अच्छा खाना है, एकदम संतुलित खाना कह सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन करीब से 17-18% हो जाता है, जिसे मेहरा कहते हैं गाँव में। यदि उसको दे देते हैं तो 17-18% प्रोटीन, माने कि आपको कुछ भी नहीं देंगे तो उसे काम चल जाएगा। तो यदि सुअर पालन कर रहे हैं तो सस्ता करना है तो जो गाँव में उपलब्ध है। अभी देखिए सब्जी का दिन, अभी गोभी का दिन है, गोभी का पत्ता बहुत आसानी से सुअर खाता है। आलू का दिन है, आलू का पत्ता खिलाइए। जितने बेकार चीज़ है इसको खा करके ये मीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आवास पर अच्छी तरह से रखेंगे, खाना को माने सस्ता बना करके देंगे तो इसमें आपको आमदनी काफ़ी होते रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक दिनेश कुमार शर्मा, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। जो हमारे किसान भाई हैं शर्मा जी, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न अभी हमसे किए कि गायों के आहार व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ, गायों का जो आहार व्यवस्था रहता है अच्छे दूध प्राप्ति के लिए, जो गाय का जो भोजन होता है वो हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आता कि इसको कितना खिलाएं, क्योंकि वो जानवर हमेशा खाते ही रहता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि एक अंदाजन जितना भी हम लोग का गाय का जो वजन होता है, मान लीजिए 400 kg की गाय है तो उसका 2.5% हमको उसको भोजन के रूप में
उसमें उसको देना पड़ता है। मान लीजिए कि 400 किलो की आपकी जानवर है तो 2.5% उसका 10 किलो हुआ, तो हमको टोटल 10 किलो उसको भोजन देना है। इस 10 किलो में हमारा दाना मिश्रण, जो भी मैंने आपको बताया, दाना मिश्रण साथ ही साथ हरा घास और सूखा घास तीनों को मिला के हमको देना है। तो ये आप कैसे दीजिएगा, तो इसको हम लोग को 2 भाग में पहले बांटना रहता है। जो दाना मिश्रण रहता है 1/3 भाग उसको हम दाना मिश्रण देंगे और 2/3 भाग जो रहेगा उसको हम हरा घास और सूखे घास के रूप में देंगे। सूखा घास भी अपने जानवरों को देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर सिर्फ उसको दाना मिश्रण और हरा घास खिलाएंगे तो जानवर को डायरिया और दस्त हो जाएगा और पेट में गैस हो जाता है, जिससे कि बहुत परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ 1-2 राशन का मैं आपको ये बतला देता हूँ, उसमें करीब 40 से 45% मक्का का दर्रा या गेहूँ का दर्रा उसमें मिलाइए। उसके अलावा आप उसमें 30% खल्ली या सोयाबीन का खल्ली या फिर बादाम खल्ली उसमें मिलाइए। साथ ही साथ 20% उसमें चने का चुन्नी मिलाइए और 2 kg उस मिश्रण में मिनरल मिक्सचर और आधा kg उसमें नमक मिला के एक मिश्रण बना लेना है और उस मिश्रण को अपने जानवरों को 1.5 से 2 किलो के हिसाब से सुबह शाम उसको खिलाना है। इस तरह से हमारे किसान भाई अगर अपने गायों को आहार व्यवस्था जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर करेंगे तो उनका जो दूध की जो क्षमता है गाय की वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उनका जो आय का जो स्रोत है वो भी ज़्यादा मिलेगा और उसके अलावा जो जानवर जो बीच बीच में बीमार पड़ते रहती है वो जानवर भी आपका बीमार नहीं होगा और हमारे किसान भाई खुशहाली से जानवर का पालन कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैज्ञानिक विधि से पॉली हाउस में झरबेरा की खेती भाग 2। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों का रोगों से बचाव पर जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।